पिछले क्लास में हम लोग उदाहरण नंबर 4 तक किए हुए थे। आज के क्लास में हम लोग उदाहरण 5 करेंगे। देखते हैं उदाहरण 5 में क्या दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या किया है कि मानना है कि दो वेक्टर है ए और बी, दो वेक्टर ए और बी दिया हुआ है और यहाँ पर मॉड लगाने का मतलब बता दिए कि ए का परिमाण बराबर है बी के परिमाण के। दोनों सदिश बराबर नहीं है, उसके परिमाण बराबर यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। बात दो सदिश समान सदिश तभी होता है जब परिमाण और दिशा दोनों बराबर होता है तभी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ परिमाण की बात कर रही है। परिमाण क्या है? बराबर है। तो क्या सदिश ए और बी समान है ऐसा पूछा हुआ है। क्या सदिश ए और बी समान है ऐसा पूछा गया। तो दो सदिश समान कब होता है? जब उन दोनों का दिशा क्या होता है? समान होता है। उन दोनों का दिशा क्या होता है? समान होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि उन दोनों का दिशा समान है कि नहीं है? दिशा समान होने के लिए, अब देखो, दिशा समान होने के लिए पहले तो एक दूसरे का समांतर सदिश होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? समांतर सदिश होना चाहिए। समांतर सदिश होने के लिए क्या कंडीशन बताया गया है? यह कंडीशन लिखवाया भी गया है कि ए और बी समान सदिश होंगे कि जब समान सदिश तभी होते हैं जब उसका ये जो गुणांक होता है, जो घटक होता है, वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ए और बी समान सदिश के लिए कंडीशन लिखवाया गया था। यहाँ पर रफली बता देते हैं कि ए और बी समान सदिश तभी होता है जब इस आई का घटक आई के बराबर हो और जे का घटक जे के बराबर हो और के का घटक के बराबर हो। लेकिन यहाँ पर के वाला तो है नहीं, तो लिखेंगे चूंकि आई का घटक, ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ दिखा देते हैं, सदिश ए तथा सदिश बी समान सदिश होगा यदि अच्छा, इसको तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले से ही लिखे हुए थे, सब सोल्यूशन पार्ट में लिखेंगे इन्हें। दिखा देते हैं जो दिया हुआ है। सदिश ए कितना दिया हुआ है? आई कैप प्लस 2j कैप। सदिश बी कितना दिया हुआ है? 2i कैप प्लस 2j कैप। अब यहाँ पर दिखाएंगे घटक। यहाँ पर आई के आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है? 1। और 1 बराबर नहीं है किसके? 2 की। तथा यहाँ पे दो घटक है जे का, यहाँ पर जे का घटक कितना है? 1। तो ये भी बराबर नहीं है। जब घटक बराबर नहीं है इसलिए क्या होगा? सदिश समान सदिश नहीं होगा। सदिश जो होगा वो समान सदिश नहीं होगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा? इसलिए समान सदिश नहीं है। अब एक और चीज पूछा हुआ है क्वेश्चन में, क्या ए का परिमाण बी के परिमाण के बराबर है? तो परिमाण निकालना भी सिखाया गया है। तो ए का परिमाण निकालते हैं। ए का परिमाण निकालने का तरीका क्या बताया गया? जो घटक होता है उसी को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो आई का घटक 1 का स्क्वायर, यहाँ पर जे का घटक 2 तो 2 का स्क्वायर, और के वाला है नहीं तो के वाला 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा? 5 आ गया। अब बी का परिमाण निकालते हैं ऐसे ही। तो बी का घटक का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस जे का घटक 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी कितना आ गया? तो ये दोनों क्या देखने को मिल रहा है? इसलिए ए का परिमाण क्या है? बराबर है बी के परिमाण के। तो परिमाण तो बराबर है लेकिन सदिश समान नहीं है। सदिश समान तभी होगा जब घटक बराबर होगा तब। बात क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। सदिश दिया हुआ है, उसका मात्रक सदिश ज्ञात करना है। मात्रक सदिश का मतलब भी बता दिया गया है, जिसका परिमाण क्या होता है? 1 होता है। जिस सदिश का परिमाण 1 होता है उसे मात्रक सदिश कहते हैं। लेकिन यहाँ पर परिमाण पूछा नहीं है, यहाँ पर मात्रक सदिश बताना नहीं है कि मात्रक सदिश है कि नहीं, यहाँ पर मात्रक सदिश ज्ञात करना है। मात्रक सदिश निकालने के लिए, किसी भी सदिश का मात्रक सदिश निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया गया है
जिसको हम लोग ए कैप से दिखाते हैं मात्रक सदिश का, सदिश ए डिवाइडेड बाई ए के परिमाण, उस सदिश के उसके परिमाण से भाग कर देते हैं तो क्या बन जाता है, मात्रक सदिश बन जाता है। ये चीज बताया गया है। ए का परिमाण देखें, ए का सदिश देखेंगे तो क्या है, 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप, और इसमें इसके नीचे परिमाण निकालना है। परिमाण निकालने का तरीका बता दिए, जो भी घटक होता है उसका स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, k क्या है कुछ में नहीं लिखा है, मतलब कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे ये कितना आ जाएगा, 2 का 4 9 और 1, तो 9 यहाँ पे आएगा ना, 9 और 4 13 13 1 14, तो रूट अंडर कितना हो गया 14 हो गया। सबका घटक अलग अलग करके लिखेंगे तो इसलिए अलग अलग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2/√14 आई कैप, सबसे भाग होगा ना 3/√14 जे कैप, 1 यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1/√14 के कैप। तो यही हम लोग का ए का मात्रक सदिश निकल के आया। आप देख भी सकते हैं ये जो मात्रक सदिश है इसका परिमाण भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक, तो इस तरह से मात्रक सदिश निकालने का तरीका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। दिया हुआ है कि एक सदिश है, उसकी अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण कितना है, उसके अनुदिश मतलब उसी के एलॉन्ग, उसी के समांतर एक सदिश ज्ञात करना है जिसका दिशा समान होना चाहिए, लेकिन परिमाण यहाँ पर उसका कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अब जो सदिश ज्ञात करना है उसका परिमाण 7 होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। तो जब किसी का अनुदिश बोलेगा ना, किसी का अनुदिश बोलेगा तो कुछ नहीं करना रहता है, सबसे पहले जो सदिश दिया है उसका मात्रक सदिश निकाल लेंगे, इसलिए इसका मात्रक सदिश ही दिशा को दर्शाता है। किसी भी सदिश का मात्रक सदिश उस दिशा को दर्शाता है, और उसके अलावा कितना भी जो भी सदिश रहे वही उसका दिशा को दर्शाएगा, वही उसको क्या करता है, दिशा को दर्शाता है। इस बात को अब यहाँ से एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि अगर किसी सदिश का अगर अनुदिश सदिश निकालना है तो उस सदिश का एक पहले क्या करें, मात्रक सदिश निकाल ले। तो अगर इसका हम मात्रक सदिश निकाल लेते हैं तो ए कैप निकालेंगे तो क्या होगा, ए का परिमाण ए बटे ए का परिमाण, ठीक है, ए का मान है आई कैप -2 जे कैप। अब इसको भाग करेंगे, ए का परिमाण निकालेंगे तो घटक का स्क्वायर करके लिखते हैं, यहाँ पर आई का घटक 1 होगा प्लस जे का घटक -2 का स्क्वायर होगा, कितना -2 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस नहीं लगा देना है, तो ये कितना आ जाएगा आई कैप -2 जे कैप, आई कैप -2 जे कैप डिवाइडेड बाई, अब ये 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√5 आई कैप -2/√5 जे कैप, ठीक है। अब देखो ये जो मात्रक सदिश निकला इसका परिमाण हमेशा 1 होता है, इसलिए इसमें किसी भी फैक्टर से गुणा करेंगे तो जितना से गुणा करेंगे उसका परिमाण उतना ही होगा, इसलिए इसका परिमाण उतना ही होगा। हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई भी सदिश है, सदिश ए का अगर परिमाण, सदिश ए का परिमाण को हम लोग किससे दिखाते हैं, एम और ए से दिखाते हैं, इसे दिखाते हैं ना। अब मान लो कि इसमें किसी भी चीज से गुणा कर देते हैं, तो बताया गया था कि अगर इसका परिमाण निकालते हैं तो सिर्फ के का परिमाण होगा इंटू ए का परिमाण होगा, ए का परिमाण 1 हो जाएगा, अगर मात्रक सदिश रहेगा तो इसका परिमाण कितना 1 लिखाएगा, तो ये इसी के परिमाण के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मात्रक सदिश है, इसका परिमाण हमेशा 1 आएगा, इसमें किसी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका परिमाण उतना ही होगा। इसका मतलब है कि हमको ऐसा सदिश निकालना है जिसका परिमाण 7 हो, तो इसमें क्या करेंगे 7 से गुणा कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, उसके अनुदिश सदिश हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए के अनुदिश सदिश, तो क्या करना है, जिसका परिमाण 7 होना चाहिए 7 × ए कैप कर देते हैं,
ए कैप दिशा को दर्शाता है, दिशा इसलिए दर्शाता है उसका परिमाण हमेशा 1 होता है। 7 से गुना किए तब पूरा का परिमाण कितना आएगा, 7 आएगा। तो 7 इंटू ये पूरा में गुना हो जाएगा, ए कैप का मान यहाँ पर रख देते हैं। तो यही इसका अनुदिश सदिश, अनुदिश मतलब होता ही है कि उसी के दिशा में, उसी के दिशा में एक ऐसा सदिश बताना है जिसका परिमाण क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 7/√5 आई कैप हो जाएगा, यहाँ पर गुना 7 गुना 14√5 जे कैप हो जाएगा। और इसका परिमाण भी आप निकाल कर देख सकते हैं, इसका परिमाण कितना आएगा, 7 आएगा। इसका परिमाण कितना आएगा, 7 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन सदिश दिया, 2 वेक्टर दिया है ए और बी के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश। बोला है कि ये जो सदिश दिया है ना, पहले इसका योगफल निकाल लो, जो योगफल वाला सदिश आएगा ना उसका अनुदिश मात्रक सदिश, मतलब का करना काम वही है, लेकिन पहले ये दोनों का योगफल निकाल लेते हैं। योगफल जो आएगा उसका हम लोग क्या मात्रक सदिश निकालना है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, दोनों का योगफल को एक हम मान लेते हैं सदिश कि, माना कि, इसलिए दिखाने में आसान होगा, माना कि ए तथा बी का योगफल सदिश सी है। ऐसे लिख लीजिए, योगफल सदिश सी है। ऐसे लिख सकते हैं सी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी होगा। जोड़ना बता दिया गया है कि दो सदिश को कैसे जोड़ना है। पहले एक ए वाला को लिखते हैं 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। साथ बी को जोड़ना है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। जोड़ने का तरीका बताया गया है कि i वाला के साथ i को जोड़ना है, j वाला के साथ j को जोड़ना है, k वाला के साथ k को जोड़ना है। तो 2 में 2 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 4i कैप। 2 में 1 जुड़ेगा, इसलिए कि j के आगे यहाँ पे 1 है, तो 1 3 j कैप। यहाँ -5 में से +3 जुड़ेगा, -5 में +3 जीरो होगा, तो ये कितना बचेगा, -2 k कैप। इस तरह से ये दोनों का योगफल सदिश आ गया। और बोला है कि इसी सदिश का क्या करना है, मात्रक सदिश ज्ञात करना है। इसी तरह सदिश का मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश कैसे निकलता है, तो मात्रक सदिश को कैप से दिखाते हैं। सी कैप बराबर होगा सी सदिश डिवाइडेड बाय सी के सदिश के परिमाण, ठीक, यही फार्मूला होता है। तो सी सदिश का मान रखेंगे तब 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाई सी का परिमाण कैसे निकलेगा, तो उसके घटक का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ पे -2 का स्क्वायर लिखाएगा, -2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाई 4 चौका 16, 3 3 9, तो 16 और 9 25, 2 4 तो 29 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 29, तो √29। अब इसको अलग अलग करके लिखेंगे, तो 4/29 आई कैप 3/√29 जे कैप माइनस 2/√29 के कैप हो जाएगा। तो यही योगफल सदिश का मात्रक सदिश निकल के आया। और इसका भी परिमाण अगर निकाल के चेक करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली परिमाण 1 ही आएगा। जब भी मात्रक सदिश निकालते हैं तो उसका परिमाण हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। सदिश ए के दृक अनुपात लिखिए और इसकी सहायता से दृक को साइन ज्ञात कीजिए। तो देखो बताए थे कि जो भी सदिश दिया रहे उस सदिश का दृक अनुपात, उसका घटक क्या कहलाता है, दृक अनुपात कहलाता है।
उसका घटक ही दीर्घ अनुपात कहलाते, ये पहले ही बता दिया गया। लिखेंगे सदिश ए के दीर्घ अनुपात बताया गया था कि दीर्घ अनुपात तो वही होता है जो उसका घटक होता है। तो घटक आई जे के, तो 1 कोमा दे दे के लिखा जाता है, वाई का घटक, जे का घटक 1, के का घटक -2। तो ये क्या हो गया, दीर्घ अनुपात हो गया। दीर्घ कोसाइन निकालने का तरीका बताया गया था, या तो इसको क्या करे, इसको मात्रक सदिश बना दे, और जो मात्रक सदिश का घटक होता है वही क्या होता है, दीर्घ कोसाइन होता है। वही क्या होता है, दीर्घ कोसाइन होता है। यह बताया गया था जो दीर्घ अनुपात आता है इसी का परिमाण ज्ञात कर ले, इसी का परिमाण ज्ञात कर ले और तब उसमें सबसे भाग कर दे, तो वो क्या बन जाता है, दीर्घ कोसाइन बन जाता है। वो क्या बन जाता है, दीर्घ कोसाइन बन जाता है। दो तरीका है निकालने का, जैसा मन है वैसे उस तरीका से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसा मन होगा उस तरीका से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो है ये क्या है, तो ये हम लोग का दीर्घ अनुपात है। ये क्या है, दीर्घ अनुपात है। दीर्घ अनुपात को हम लोग किससे दिखाते हैं, ए बी सी से दिखाते हैं। मतलब ए बी सी का मान का अगर बात करेंगे तो ये क्या है, वह ए का मान 1, बी का मान 1 और सी का मान -2 है। अगर दीर्घ अनुपात एल एम एन से दिखाते हैं, तो डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, तो एल एम एन का फार्मूला बताया गया है कि ए बटे रूट अंडा, अगर नहीं बताए होंगे तो यहाँ पर लिख भी लेना है, ये लाइन के लिए होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एल एम का मान भी क्या होता है, तो एल एम दीर्घ कोसाइन होता है, और ये वही सेम चीज से यहाँ पर सबसे भाग कर दिया जाता है। इसके परिमाण से बोल सकते हैं भाग कर दे, तो सदिश के परिमाण से भाग कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, दीर्घ कोसाइन निकल जाता है। या कोई मात्रक सदिश का निकाल ले तो उसका घटक जो होता है वो क्या हो जाता है, दीर्घ। तो सेम ही तरीका है, दोनों में से वही सेम तरीका होता है निकालने का। इस तरह से निकाल सकते। कहने का मतलब ये है कि सबका क्या करना है, इसका रूट निकाल लेना है, इसका परिमाण निकाल लेना है। इसलिए परिमाण भी ऐसे ही निकालते हैं ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, 2 और 2 का 4, तो रूट अंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब सब में क्या करें, भाग कर दे, तो एल एम एन का होते, एल का मान कितना आ जाएगा, ए का मान है 1, तो 1/√6 हो जाएगा। एम का मान कितना हो जाएगा, बी का मान है 1, तो 1/√6 हो जाएगा। और एल एम एन का मान कितना हो जाएगा, सी का मान है -2, तो 2/√6 हो जाएगा। तो यही हम लोग का एल एम एन क्या हो गया, दीर्घ कोसाइन हो गया। तो तरीका बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे तरीका से निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं सदिश ए के दीर्घ कोसाइन, दीर्घ कोसाइन, दीर्घ कोसाइन का बात करते हैं तो क्या आ गया, 1/√6, 1/√6 -2/√6। तो यही इसका क्या हो गया, दीर्घ कोसाइन निकल के आया। किसी भी तरीका से निकाल सकते हैं, या तो उसका परिमाण मात्रक सदिश निकाल लेते हैं, मात्रक सदिश निकालने के बाद उसका जो घटक होता है वही क्या हो जाता है, दीर्घ कोसाइन हो जाता है। बात समझ में आया, दीर्घ अनुपात दीर्घ कोसाइन इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अगला एक टॉपिक पढ़ना है, और टॉपिक सिंपल तरीका से हम लोग पढ़ेंगे, इतना इजीली नहीं पढ़ेंगे। सिंपल, अगर दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया रहेगा तो उस सदिश का परिमाण कैसे निकलेगा। ठीक है, और कोई सदिश है उसके दो बिंदु दिया हुआ है तो उसका परिमाण कैसे निकलेगा। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश, हेडिंग डालना है सभी को। दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, जो इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि ऐसा वेक्टर जो 2 पॉइंट से कनेक्टेड है, उसका वो वेक्टर किस प्रकार से लिख सकते हैं और उसका परिमाण क्या होगा,
यही हम लोग को यहाँ पे सीखना है। सबसे पहले लिखना है माना कि दो बिंदुओं लिख लेते हैं, दो बिंदुओं P1 x1 y1 x1 y1 z1 तथा P2 x2 y2 z2 है। तब सदिश P1 को P2 से मिलाने वाले सदिश P1 P2, यही P1 P2 बताना है क्या होगा, मतलब P1 से P2 की हो। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। x y z, ठीक है। अब यहाँ पे दो बिंदु लेते हैं, ठीक है, हम P1 होगा और इधर एक P2 लेते हैं। ये P1 है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1 z1। यहाँ पर P2 है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है x2 y2 z2, ठीक है। और बताया जा रहा है कि जो P1 से P2 मिल रहा है, मतलब P1 से P2 मिलाने पर जो एक सदिश का निर्माण हो रहा है, सदिश का दिशा आप देख सकते हैं, मतलब ये इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक है और ये अंतिम है। ये सदिश का मान क्या होगा और इसका परिमाण क्या होगा, हम लोग को दोनों चीज बताना है, ठीक है। हम लोग को दोनों चीज बताना है। ये बताने के लिए क्या करना है, दोनों बिंदु का क्या करना है, दोनों बिंदु का हम लोग को स्थिति सदिश बना लेना, पोजीशन वेक्टर बना लेना। तो पोजीशन वेक्टर यहाँ से यही इसका बनेगा, यहाँ पर O मान लेता है। इसका निर्देशांक हमेशा हमको पता है कि 0,0,0 होता है। तो ये स्थिति सदिश इसका बना लिए, इसका भी क्या करना है, स्थिति सदिश बना लेना है। इसका भी स्थिति सदिश बना लिए, दोनों का दिशा देख सकते हैं, इस प्रकार से होगा। हम लोग सदिश एक ये क्या बन गया, त्रिभुज। और त्रिभुज में सदिश का योगफल के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। सदिश का जो योगफल होता है वो शून्य होता है, मतलब टोटल विस्थापन जो होता है शून्य होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ P1 P2 में, देखो चलिए इधर से वहां शुरू करते हैं। तो O से P1 ये सीधा डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लिखा जाता है, नहीं तो निगेटिव भी लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। सीधा डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लिखा जाएगा। ये भी सीधा डायरेक्शन में है, P1 से अब P2 जाएंगे, ये भी प्लस में लिखा जाएगा P1 से P2। फिर अब देखो यहाँ से P2 से अगर 0 पे फिर पहुंचना है तो ये उल्टा डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो ये माइनस में लिखाता है, ये क्या लिखाता है, माइनस में लिखा था। तो O P2 लिखाएगा किसमें, माइनस में। इसलिए सदिश ऐसे है O से P2 है, लेकिन घूम कैसे रहे, उल्टा। तो जब भी उल्टा आ रहे हैं तो हमेशा ये क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, माइनस O P2 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। हमको इसमें से निकालना है किसका है, तो P1 P2 सदिश निकालना है। तो इसको इधर रख के, P1 P2 को इधर रख के बाकी को इधर देंगे। तो ये इधर आएगा तो ये प्लस में आएगा, इसलिए कि इधर माइनस में है, और ये इधर प्लस में है तो ये इधर माइनस में आएगा। ये दोनों को दोनों क्या है, स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश अगर बिंदु दिया रहता है, स्थिति सदिश लिखने का तरीका क्या है, अगर हम लोग O से P2 स्थिति सदिश लिखते हैं, जो निर्देशांक दिया रहता है उसी का आगे क्या घटक लगा देते हैं, I कैप J कैप K कैप। तो Y2 J कैप, यहाँ पर Z2 K कैप हो जाएगा। माइनस
अब इसका स्थिति सदिश है, आगे माइनस है इसलिए ब्रैकेट दे दिए, और P1 का P1 का जो निर्देशांक होता है उसी सदिश बन जाता है स्थिति सदिश। इसका x1 i कैप हो जाएगा, y2 j कैप हो जाएगा, z2 k कैप हो जाएगा। ये बताया गया स्थिति सदिश लिखने का। अगर यहाँ पर शुरुआत में बताया था ना कि अगर यहाँ पर मूल्य बिंदु है, अगर यहाँ पे कोई बिंदु P दिया हुआ है x y z, तो ये स्थिति सदिश OP जो लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, x1 x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, इस शुरू में बता चुके हैं। ठीक, तो वैसे ही यहाँ को OP2 और OP1 का मान यहाँ पे लिख दिए। ये एक सदिश में से दूसरा सदिश घट रहा है तो घटाने का तरीका क्या होता है, आई वाला के साथ आई के साथ घटाते हैं, तो यहाँ पे x2 में से क्या होगा, x2 में से x1 घटेगा, आई कैप हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा, y2 में से y1 घटेगा, जे कैप हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, z2 में से z1 घटेगा, ये के कैप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो गया यही सदिश अगर किसी सदिश का निर्देशांक दिया रहे और उस सदिश का परिमाण ज्ञात, उस सदिश का क्या ज्ञात करना है, तो सदिश का अगर हमको सदिश ज्ञात करना है तो तरीका क्या होता है, जो अंतिम बिंदु है सदिश का, जो अंतिम बिंदु है उसको प्रारंभिक बिंदु में से x वाला घटा के आई कैप कर देंगे। जो अंतिम बिंदु y का है, जो प्रारंभिक बिंदु है उसमें से अंतिम में से, मतलब अंतिम में से प्रारंभिक घटाकर सदिश लिख देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है अगर दो बिंदु दिया रहे तब। अब इसका परिमाण भी लिख सकते हैं। परिमाण लिखने का तरीका क्या बता दिया गया है, परिमाण लिखने का तरीका बताया गया है कि जो भी घटक रहता है आई जे के कैप का, उसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो जो घटक होगा, घटक पहला कितना x1 माइनस x2 तो इसका स्क्वायर, प्लस जैसे दूरी निकालते हैं सेम उसी प्रकार से y1 माइनस y2 के स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 के स्क्वायर। इसका क्या करना है, घटक का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं तो उसका क्या निकल जाता है, परिमाण निकल जाता है। तो ये परिमाण निकालने का तरीका है, ये सदिश निकालने का तरीका है, दोनों ध्यान में रखना है। अब इसको एग्जाम्पल से हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम लोग ले सकते हैं कितना, एग्जाम्पल नंबर है 10। तो 10 एग्जाम्पल अभी हम लोग करेंगे, फिर कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे, तब जाकर हम लोग प्रश्नावली की ओर चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर अभी 10 हम लोग करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं दो बिंदु दिया हुआ है, दोनों बिंदु को मिलाने वाले P से Q के तरफ दिश सदिश निकालना है। P से Q मतलब P इनिशियल पॉइंट है और Q क्या है, फाइनल पॉइंट है। P जो है वो इनिशियल पॉइंट है, Q जो है फाइनल पॉइंट है, इसे दिखा सकते हैं सदिश। यहाँ पर P से Q बोला है मतलब P, और यहाँ पे होगा ये Q। अब P का निर्देशांक दिया हुआ है 2 3 0 और Q का निर्देशांक दिया है -1 -2 -4। तो बात किया जा रहा है P से Q की तरफ सदिश निकालना है, मतलब P Q सदिश निकालना है, P Q सदिश। तो बोला गया था जब P से Q सदिश निकालना है तो ये होता है ये x2 y2 z2 होता है, ये x1 y1 z1 इनिशियल वाला ये। तो फाइनल वाला में से इनिशियल वाला घटा कर लिखते हैं। तो फाइनल वाला यहाँ पर क्या है, -1 में से क्या घटेगा, -2, ये बनेगा आई कैप प्लस, अब यहाँ पर क्या है -2, अब -2 में से यहाँ पर 3 है इनिशियल, 3 घटेगा, ये बनेगा जे कैप। तीसरा है यहाँ पर -4, -4 में से यहाँ पर 0 घटेगा, ये बनेगा के कैप। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा सदिश निकल के आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो पी क्यू सदिश क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 आई कैप बन जाएगा, -2 -3 -5 है, -5 है प्लस आ गया था, प्लस माइनस माइनस ही रह जाता है तो -5 जे कैप हो जाएगा। और यहाँ पर -4 बच रहा है, प्लस आगे में प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है तो -4 के कैप हो जाएगा। तो इस तरह से ये पी क्यू सदिश ज्ञात हो गया। हम लोग पी क्यू सदिश ही बोला गया था निकालने का, अगर दो बिंदु दिया हुआ है, इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दिया है। परिमाण निकालने के लिए नहीं बोला है, लेकिन अगर चाहते हैं तो परिमाण भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका परिमाण निकालना बहुत, अगर ये सदिश निकल गया, इसमें क्वेश्चन में नहीं बोला है, बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं इसका परिमाण। तो परिमाण निकालने का इसका घटक का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो जो आ गया सदिश उसका घटक का स्क्वायर करके जोड़ दो। यहाँ पर आगे में माइनस नहीं लगा देना है, ध्यान रखना है, ये प्लस है, स्क्वायर करेंगे तो सब प्लस में ही रहेगा।
-3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। उसको अगर जोड़ते हैं तो ये 50 आ जाएगा। रूट कितना आ जाएगा? 50। अगर 50 का फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो 5 दो बार आएगा, तो 5 बाहर आ जाएगा, तो 5√2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका परिमाण भी दर्शा सकते हैं। परिमाण ऐसे पूछा नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन हम परिमाण निकाल के यहाँ पे दिखा दिए। अब यहाँ पर एक टॉपिक इसमें और बच रहा है, उस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग को क्या ज्ञात करना है? तो सेक्शन फार्मूला के बारे में जानना है। तो सेक्शन फार्मूला के बारे में जान लेंगे, उसके बाद ये का जितना भी थ्योरी पार्ट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्नावली होगा, तो प्रश्नावली में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है कि जल्द से जल्द खत्म हो। ठीक, इस बात को ध्यान देना है सभी को। आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।